वी आर अज्यूमिंग, उसकी प्रॉपर्टी में क्या था कि ये जो इंडिपेंडेंट टर्म है और ये जो एरर टर्म है, इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोरिलेशन आपको नहीं दिखाई देगा। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट वी वांट टू एनालाइज, क्या क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज देखना चाहते हैं या क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज देखना चाहते हैं? सो इट मींस कि जैसे जैसे आप सैंपल साइज बढ़ाओगे, हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट अगर हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड से निकालते हैं तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ाओगे वैसे वैसे जो आपके एस्टिमेटर्स हैं वो किसको अप्रोच करेंगे, ट्रू पैरामीटर्स को अप्रोच करेंगे। आपके बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप जो है वो डिफाइन हो रहा है। इट मींस कि यहां पे अगर आपके पास y2 है तो आप y1 को एस्टिमेट कर पा रहे हो। अब यहां पे इन दो इक्वेशंस में हम देखते हैं कि आपको ऐसा क्यों होता हुआ दिखाई दे रहा है। सी, तो आज के लेक्चर में हमने जो बात करनी है वो करनी है साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल की। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। और अगर आप इस साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल का इस्तेमाल नहीं करते हैं जहां पे जरूरत है करने की, और ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड से आप आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट को एस्टिमेट करते हैं, तो वो जो रिग्रेशन कोफिशिएंट हैं वो बायस्ड आएंगे और इनकंसिस्टेंट आएंगे। इसी के बारे में हमने बात करनी है कि कैसे आएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है। देखो, अभी तक जो भी हमने एनालिसिस किया वो सिंगल इक्वेशन के अंदर हम कर रहे थे, राइट। हम बात कर रहे थे किसकी, कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो डिपेंड करता है एक मान लो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, राइट। ओके, सो जब हम ये पर्टिकुलर इक्वेशन पढ़ रहे थे तो इसके अंदर हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि जो रिलेशनशिप है ना वो यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट, और ये जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। मींस ये कोज है और ये इसका इफेक्ट है, राइट। मींस यूनिडायरेक्शनल, इधर से इधर आपको इफेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो टर्म है ये एक्सोजीनियस है, मतलब गिवन फ्रॉम आउटसाइड, और ये जो टर्म है ये एंडोजीनियस है, मींस डिफाइंड विद इन द मॉडल, राइट। ये फर्क था, इसके बारे में हमने बात की। अब जब आप ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड कर रहे थे, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड में आपने एक बात की थी, वो बात थी कि वी आर अज्यूमिंग, उसकी प्रॉपर्टी में क्या था कि ये जो इंडिपेंडेंट टर्म है और ये जो एरर टर्म है, इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोरिलेशन आपको नहीं दिखाई देगा। मींस हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी, हमारी एक्सपेक्टेशन थी कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और यूआई के बीच में जो कोरिलेशन है दैट इज इक्वल टू 0। दिस वाज आवर एक्सपेक्टेशन, राइट। मींस एक्सपेक्टेशन किसकी, कोवेरियंस की, कि कोवेरियंस जो इसके बीच में है वो क्या है, 0 है। यही हम अज्यूम करके चल रहे थे ना। सो अगर ऐसा है तो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड से आप अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट को एस्टिमेट करोगे, इनको करोगे, तो आपके जो पैरामीटर्स आएंगे, जो एस्टिमेट्स आएंगे वो कंसिस्टेंट होंगे और अनबायस होंगे। लेकिन कई बार प्रॉब्लम क्या होती है कि मॉडल के अंदर जो वेरिएबल है ना, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ये ज्वाइंटली डिटरमाइंड होते हैं, राइट। मींस दोनों के दोनों एंडोजीनियस वेरिएबल बन जाते हैं। मींस अगेन कि आपका मॉडल ही डिफाइन करता है दोनों के दोनों वेरिएबल्स को। ऐसे केस में अगर आप सिंगल इक्वेशन को लेके आपके पैरामीटर्स को एस्टिमेट करोगे तो जो पैरामीटर की आपकी जो वैल्यू आएंगी, मींस रिग्रेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू आएंगी वो क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी और बायस होंगी। कैसे होंगी उसको समझने की कोशिश करते हैं अभी आप, ठीक है। मतलब मैं बात क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि लेट सपोज करो अभी एग्जांपल के तौर पे कि एक आपका y है जिसको मैं कह रहा हूं कि y1, ओके। एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको मैं कह रहा हूं y1। सो मैं कह रहा हूं y1 i मींस इंडिविजुअल की हम जो बात कर रहे हैं, एक सिंगल रो की हम जो बात कर रहे हैं, वो मान लो डिपेंड कर रहा है किसी रिग्रेशन कोफिशिएंट पे, और एक आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिखाई दे रहा है x1, ओके, प्लस में आपको दिखाई दे रहा है द एरर टर्म, ओके, ठीक है। ये मान लो पहली आपके पास इक्वेशन है, राइट। इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को ऐड ऑन कर लेते हैं कि एक ये y1 है हमारे पास। दोबारा लिखता हूं, एक सेकंड। मान लो हम एक रिग्रेशन इक्वेशन लेते हैं। एक रिग्रेशन इक्वेशन में हमने लिया एक डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास,
जो कि डिपेंड करता है किस चीज पे, लेट सपोज करो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे कुछ, एक है हमारे पास y2 जिसको हम बोल रहे हैं, प्लस में β2 एक वेरिएबल है एक्सोजीनियसली जो गिवन है जिसको मैं x1 बोल रहा हूं, प्लस में जो आपका एरर टर्म है आपके पास, राइट। दूसरी आपके पास जो इक्वेशन है उसमें आपको देखने को मिल रहा है कि y2i जो है वो डिपेंड करता है किस पे, अगेन कोई और रिग्रेशन कोफिशिएंट हम लेते हैं यहां पे, मान लो b0 तो हमने ले रखा है, इसको मैं कह देता हूं कि दिस इज b3, ओके। b4 पे आपको दिखाई दे रहा है y1i प्लस b5 रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है वो मान लो एक्सोजीनियसली गिवन x1i है, प्लस में एरर टर्म आपके पास ये है मान लो, ओके। अब देखना यहां पे प्रॉब्लम आपको कहां पे दिखाई देगी, और हमें उस प्रॉब्लम का अगर हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे तो फिर जो रिजल्ट है वो इनकंसिस्टेंट कैसे आएंगे। देखो इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, अगर आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट इनकंसिस्टेंट है, इट मींस व्हाट, इट मींस कि जब आप अपना सैंपल साइज बढ़ाओगे ना, मान लो आपने 50 का सैंपल ले रखा है, उसको बढ़ा के 60 करोगे, 70 करोगे, 80 करोगे, तो जो पैरामीटर हैं जो आप एस्टिमेट कर रहे हो सैंपल साइज के बढ़ाने में, वो ट्रू पैरामीटर्स को अप्रोच नहीं करेंगे। और अगर ट्रू पैरामीटर कौन से होते हैं, जो एक्चुअल पैरामीटर हैं किसके, पॉपुलेशन के, जब पॉपुलेशन लेके आप रिग्रेशन कोफिशिएंट को एस्टिमेट करोगे तो कुछ ना कुछ पैरामीटर्स आएंगे। ये तो आपके क्या स्टैटिस्टिक्स होते हैं ना, जो सैंपल लेके आप करते हैं। सो इट मींस कि जैसे जैसे आप सैंपल साइज बढ़ाओगे, हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट अगर हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड से निकालते हैं तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ाओगे वैसे वैसे जो आपके एस्टिमेटर्स हैं वो किसको अप्रोच करेंगे, ट्रू पैरामीटर्स को अप्रोच करेंगे, राइट। लेकिन इनकंसिस्टेंट अगर आपके एस्टिमेटर्स कब होंगे, जब सैंपल साइज बढ़ाने के बावजूद भी जो आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट के, वो ट्रू पैरामीटर्स को अप्रोच नहीं करते हैं। इट मींस कि आपके जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। अब यहां पे इन दो इक्वेशंस में हम देखते हैं कि आपको ऐसा क्यों होता हुआ दिखाई दे रहा है। सी यहां पे ये एक पर्टिकुलर जो y2 है वेरिएबल, ये एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है। ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है y1 को, है ना। आप सिर्फ और सिर्फ पहले इस इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन आपको बता क्या रही है, ये इक्वेशन के जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है, मींस ये जो 3 रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो कंसिस्टेंट कब होते हैं या अनबायस कब होते हैं, जब आप जो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर की अजम्पशंस हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उसको फुलफिल करते हो। और वन ऑफ द प्रॉपर्टीज व्हाट, कि इन दोनों के बीच का जो कोवेरिएंस है, राइट, वो क्या है, 0 है कि नहीं। मींस इसका इससे लेना देना है, इसका इससे लेना देना है, इसका इससे भी लेना देना है, लेकिन इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। किसी भी तरह का कोवेरिएंस आपको इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में नहीं देखना को मिलना चाहिए। यही है ना, यही हमने बात की थी। और ऐसे ही अगर आप नीचे वाली इक्वेशन में देखोगे तो सेम थिंग विल अप्लाई हियर आल्सो। लेकिन देखो फर्क आपको कहां पे दिखाई दे रहा है, अब देखना। इस इक्वेशन में तो हमने क्या कह दिया कि इसका जो है वो इससे कोई लेना देना नहीं है, यही हमने बात की है ना, राइट। इसका इससे लेना देना है, y2 का y1 से है, ये एक्सप्लेनेटरी है, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेन्ड है, राइट। ये ऑब्जर्व्ड है और ये पर्टिकुलर क्या है, अनऑब्जर्व्ड है। लेकिन जब आप नीचे वाली इक्वेशन में आते हो तो नीचे वाली इक्वेशन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, नीचे वाली इक्वेशन में ये y2 ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये जो y1 है ये क्या वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। नाउ ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, y2 को इन्फ्लुएंस कर रहा है। और यहां पे ये y2 किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, अब ये देखो बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप हो गया क्या, नहीं हो गया। अल्टीमेटली अगर आपको कंसिस्टेंट चाहिए आपके एस्टिमेटर्स, अनबायस्ड चाहिए, तो उसके लिए यूनिडायरेक्शनल रिलेशनशिप होना चाहिए। यूनिडायरेक्शनल का मतलब मींस जो कोज एंड इफेक्ट है ना वो एक लाइन में निकलना चाहिए रेदर देन बाय डायरेक्शनल होना चाहिए। यहां पे आपके बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप जो है वो डिफाइन हो रहा है। इट मींस कि यहां पे अगर आपके पास y2 है तो आप y1 को एस्टिमेट कर पा रहे हो, y1 है तो आप y2 को एस्टिमेट कर पा रहे हो। इट मींस कि ये दोनों के दोनों जो वेरिएबल हैं ये एंडोजीनियस वेरिएबल हैं। जबकि अनबायस होने के लिए क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होने के लिए क्या होना चाहिए,
एक जो है वो एक्सोजीनियस होना चाहिए, एक जो है एंडोजीनियस होना चाहिए। मींस एक आउटसाइडली गिवन होना चाहिए, फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, और एक जो है वो क्या डिपेंड करना चाहिए, राइट। मींस एक कोज होना चाहिए और एक इफेक्ट होना चाहिए। यहां पे कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपस में क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है ना, एक्सचेंज हो रहा है एक दूसरे के साथ। अब यहां पे आपको क्या दिखाई देगा कि जो आप रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये जो भी रिग्रेशन कोफिशिएंट आपके आ रहे होंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे और आपको बायस होते हुए दिखाई देंगे, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे हम इस चीज को समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम डिमांड एंड सप्लाई का, राइट। देखना, मैं कहता हूं कि क्वांटिटी डिमांडेड इज फंक्शन ऑफ सम कांस्टेंट प्लस में बीटा 1 प्राइस एट टाइम टी, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड एट टाइम टी डिपेंड करता है किस पे, प्राइस एंड टाइम टी, प्लस में कोई भी आपका एरर टर्म है उस पे, राइट। कोई डाउट किसी को इस बात पे? नो ना, ओके। ये y u1 कर लेते हैं पहली वाली इक्वेशन का, ठीक है। फिर दूसरी जो इक्वेशन है, अगर आप सप्लाई साइड को देखोगे तो क्वांटिटी सप्लाइड एट टाइम t जो है वो डिपेंड करती है किस पे, किसी रिग्रेशन कोफिशिएंट पे, जिसको मैं b2 बोल देता हूं, कांस्टेंट है जो, प्लस में b3 pt प्लस में u2 it। एरर टर्म दोनों की दोनों इक्वेशन के आपके सामने आपको दिखाई दे रही है। अब क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिपेंड किस पे करता है, जो प्राइस है उस पर्टिकुलर कमोडिटी का, करता है कि नहीं करता डिपेंड। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड अगेन इस पे करता है। देखो यहां पे आप माइनस लिख सकते हो थ्योरी के हिसाब से, लेकिन किस तरह के गुण है वी डोंट नो, राइट। अगर ये यहां पे आप माइनस लिख रहे हो, इट मींस कि आपका जो डिमांड कर्व है वो क्या है, नेगेटिवली स्लोपिंग बनेगा। यहां पे पॉजिटिव लिख रहे हैं तो आपका जो सप्लाई कर्व है वो क्या बनेगा, पॉजिटिवली स्लोपिंग बनेगा, राइट। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व आपको बनता हुआ दिखाई देगा, राइट। अब यहां पे देखो, यहां पे ना जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो होता है कि क्वांटिटी डिमांडेड किसी भी टाइम पीरियड में वो इक्वल होगा किसके, क्वांटिटी सप्लाइड किसी भी टाइम पीरियड में। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है आपके पास। नाउ इट मींस व्हाट, अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है आपके पास तो यहां पे जो ये और ये वेरिएबल है ये क्या होने चाहिए, ये तो एंडोजीनियस होने चाहिए, है ना, राइट। या फिर इसको आप सीधा जो है क्वांटिटी लिख सकते हो टी टाइम पीरियड में। अगर दोनों आपस में बराबर है तो इन दोनों को मैंने एक सिंपल वेरिएबल के कंटेक्स्ट में पिरो लिया, राइट। अब ये एंडोजीनियस होने चाहिए और ये क्या होना चाहिए, ये एक्सोजीनियस होना चाहिए। लेकिन यहां पे ये जो प्राइस है ना, ये ज्वाइंटली डिटरमाइन हो रहा है किसके हिसाब से, इसके हिसाब से। क्यों ज्वाइंटली डिटरमाइन हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करो। ये वाला फैक्टर क्या है, अनऑब्जर्व्ड है ना, ये वाला क्या है, अनऑब्जर्व्ड है। प्राइस को तो ऑब्जर्व कर ही लिया आपने। अनऑब्जर्व्ड में मींस इसके अंदर क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं डिमांड साइड में, बताओ। इनकम हो सकता है बंदे का, हो सकता है ना, टेस्ट हो सकती है, और क्या हो सकता है, प्राइस तो आपने ऑब्जर्व कर लिया, राइट। रिलेटेड गुड के प्राइस हो सकते हैं, किसी भी चीज के हो सकते हैं। लेट्स सपोज करो हम ये दो चीजें लेके चलते हैं अभी, ठीक है। ये भी अनऑब्जर्व्ड फैक्टर है जो कि किसी भी क्वांटिटी सप्लाइड को डिफाइन करेंगे टी टाइम पीरियड में। क्या क्या हो सकते हैं बताओ। लेट्स सपोज करो कोई स्ट्राइक हो गया, है ना, कोई मॉनसून आ गया, कुछ समथिंग, मल्टीपल फैक्टर कुड बी देयर, राइट, जो कि अल्टीमेटली किसको इफेक्ट करेंगे, आपकी क्वांटिटी सप्लाइड को इफेक्ट करेंगे एट टाइम पीरियड टी, है ना। नाउ एक बात बताओ, जो ऑब्जर्व्ड फैक्टर है यहां पे प्राइस, जब उसमें चेंज होता है, उसमें चेंज होने से आपको क्या दिखाई देता है, जो मोमेंट होती है वो अलोंग द कर्व होती है कि नहीं होती है। जब आप डिमांड कर्व बनाएंगे, लेट्स सपोज करें यहां पे हम डिमांड कर्व बनाते हैं, राइट। यहां पे आपने ले लिया प्राइस, यहां पे आपने ले लिया क्वांटिटी सप्लाइड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। डिमांड कर्व कैसे बनेगा, डिमांड कर्व आपको बनेगा ऐसे, क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। सप्लाई कर्व कैसे बनेगा, दिस, तो क्वांटिटी सप्लाइड, है ना। अल्टीमेटली दिस इज व्हाट, दिस इज क्यूटी, है ना, और दिस इज व्हाट, द प्राइस एट टाइम पीरियड टी। कोई डाउट किसी को नहीं ना। अब देखो प्राइस चेंज होता है तो मोमेंट होती है अलोंग द
डिमांड कर्व या मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व सब्जेक्ट टू व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट वी वांट टू एनालाइज। क्या क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज देखना चाहते हैं या क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज देखना चाहते हैं, राइट? और जो अनऑब्जर्व फैक्टर है अगर उसमें चेंज होगा तो क्या होगा, शिफ्टिंग होगा कर्व का, राइट? लेट्स सपोज करते हैं यहां पे अगर आपकी इनकम में चेंज होता है, इनकम इंक्रीज हो जाता है आपका, तो क्या होगा, डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ना। तो मींस कि जैसे ही एरर टर्म में चेंज हुआ, एरर टर्म में चेंज होने से क्या हुआ, नया क्वांटिटी डिमांडेड क्या बना, दिस QD1। नया इक्विलिब्रियम जो पहले ई पे था अब क्या हो गया, E1 हो गया ना। अब E1 पे देखो क्या चीज हो रहा है, E1 पे प्राइस भी PT1 हो गया, बढ़ गया, और क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। इट मींस व्हाट, हम जब ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड करते हैं उसमें हम क्या बात करते हैं कि जो आपकी एरर टर्म है और जो आपका एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके बीच में जो भी कोरिलेशन होगा, कोवेरिएंस होगा, वो क्या होगा, जीरो होगा। मींस एक के चेंज होने से दूसरे पे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन यहां पे जैसे ही आपने एरर टर्म को चेंज किया किसी भी तरह से, आपको देखो आपके एक्सप्लेन्ड वेरिएबल में तो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट में, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें भी चेंज हो रहा है। इट मींस कि ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल है ना, ये एक्सोजीनियस नहीं रहा, ये एंडोजीनियस वेरिएबल बन गया है, राइट? मींस ज्वाइंटली डिटरमाइंड वेरिएबल है, इकट्ठा दोनों के दोनों जो हैं वो वेरिएबल क्या हो रहे हैं, डिफाइन डिटरमाइन किए जा रहे हैं मॉडल के द्वारा। कोई डाउट किसी को इस बात में? और अगर कोई भी, अगर किसी भी तरह की जो अजम्पशन है वो वायलेट होती है ओएलएस की, कोई प्रॉपर्टी जो है वो आप फुलफिल नहीं कर पाते हो, तो अल्टीमेटली जो आपके रिजल्ट आते हैं वो सही नहीं आते हैं, वो इनकंसिस्टेंट ऐसे टाइम पे आपको आते हुए दिखाई देंगे। सो ये एक आपके पास एग्जांपल है किसका, जहां पे आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आप ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने के लिए, आपके रिग्रेशन कोएफिशिएंट को एस्टिमेट करने के लिए। कोई डाउट किसी को इस बात में? नहीं ना, ओके। एक और एग्जांपल से हम सेम चीज को समझ लेते हैं कि हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल का इस्तेमाल क्यों करना पड़ेगा अल्टीमेटली। देखो फर्दर लेक्चर्स में हम बात करेंगे कि पैरामीटर्स कंसिस्टेंट आप कैसे एस्टिमेट कर सकते हो, अनबायस कैसे एस्टिमेट कर सकते हो, लेकिन आज के लेक्चर में हम क्या बात कर रहे हैं कि इस मॉडल की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है, क्या रीजन है इसका। सो रीजन है कि जो हम अजम्पशन लेके चलते हैं ओएलएस की, वो अजम्पशन वायलेट हो रहा है। दैट इज द रीजन कि हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरी जो है हम एग्जांपल लेके चलते हैं इसी चीज को समझने के लिए, वो लेके चलते हैं कंजम्पशन फंक्शन का, राइट? देखते हैं दूसरा जो हमने एग्जांपल लेना है इस चीज को समझने के लिए, वो हम केन्जियन मॉडल ऑफ कंजम्पशन देखते हैं। जब केन्जियन मॉडल ऑफ कंजम्पशन हम देखते हैं तो हम क्या बात करते हैं कि द इनकम एट ए टाइम पीरियड टी डिपेंड्स अपॉन अ कंजम्पशन एट ए टाइम पीरियड टी, राइट? तो इट मींस कि हम क्या बात कर रहे हैं कि कंजम्पशन जो टी टाइम पीरियड में है वो किसी कांस्टेंट पे डिपेंड करेगी, और इनकम टी टाइम पीरियड की इनकम पे डिपेंड करेगी, और जो है एरर टर्म एक आप बीच में जो है कोई भी अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल है उनके लिए आपने एरर टर्म को इंसर्ट कर दिया आपकी रिग्रेशन इक्वेशन में। और हम ये अज्यूम करके चलते हैं अगेन, अगर हम केन्जियन कंजम्पशन फंक्शन की बात करते हैं तो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो बीटा 1 की आपकी वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन व्हाट, तो 1। यही है ना साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, है ना? अब यहां पे इस इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा है, इस इक्वेशन में दिख रहा है कि yt जो है वो एक्सोजीनियस होना चाहिए और ये एंडोजीनियस होना चाहिए, राइट? मींस ये एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, ये एक्सप्लेन्ड होना चाहिए, है ना? अब अगर आप इनकम आइडेंटिटी को देखते हो, इनकम आइडेंटिटी को देखते हो तो इनकम आइडेंटिटी क्या है कि जो yt है दैट इज इक्वल टू व्हाट, द ct प्लस में it, और it किसके इक्वल है, सेविंग के इक्वल है। ये हम अज्यूम करके चलते हैं, ये इनकम आइडेंटिटी है। इन आइडेंटिटी का मतलब देखो क्या होता है, दैट इज ए अकाउंटिंग इक्वेशन, कि हमेशा ये सही होगा कि अल्टीमेटली जो भी आप इनकम अर्न कर रहे हो वो इनकम को अगर आप बाइफिकेट करेंगे तो कुछ इनकम को कंज्यूम कर लेंगे और कुछ को सेव कर लेंगे जिसको फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, राइट? तो हमेशा आपको इनकम किसके इक्वल दिखाई देगी, कंजम्पशन प्लस में इन्वेस्टमेंट के इक्वल दिखाई देगी अकॉर्डिंग टू केन्सियंस, राइट? अब इस केस में आपको देखो क्या दिखाई दे रहा है,
यहां पे जो ये वाली पर्टिकुलर टर्म है, ये क्या है? ये स्टोकास्टिक डिस्टरबेंस टर्म है। स्टोकास्टिक डिस्टरबेंस टर्म का मतलब होता है रैंडम डिस्टरबेंस टर्म है, रैंडम एरर टर्म है, राइट? रैंडम होती है ना, कि अगर इसमें आपको किसी भी तरह का कोरिलेशन नहीं दिखना चाहिए, ये भी तो एक वन ऑफ द असम्पशन थी। जब आपने ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर पढ़ा तो आपने क्या पढ़ा कि जो एक्सपेक्टेशन है किसकी, जो यू आई और यू जे है, दैट इज इक्वल टू 0 सब्जेक्ट टू आई इज नॉट इक्वल टू जे। मींस जो कोवेरिएंस है यू आई और यू जे में, राइट, दो वैल्यू में, वो क्या है? 0 है। यही हमने पढ़ा था। आर यू गेटिंग मी? इट मींस कि जो आपकी ये पर्टिकुलर टर्म है ना, वो स्टोकास्टिक डिस्टरबेंस टर्म है। वन ऑफ द असम्पशन थी आपके ओएलएस के अंदर क्या, कि जो आपका ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होना चाहिए? या तो स्टोकास्टिक होना चाहिए, स्टोकास्टिक मतलब रैंडम होना चाहिए, फिक्स्ड वैल्यू होना चाहिए, आउटसाइडली गिवन होना चाहिए, एक्सोजीनियसली होना चाहिए। अगर स्टोकास्टिक नहीं है, नॉन स्टोकास्टिक है ये पर्टिकुलर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नॉन स्टोकास्टिक है, तो ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए फ्रॉम व्हाट? दिस डिस्टरबेंस टर्म, राइट? इट मींस वही बात जो अभी हमने की कि जो कोवेरिएंस आपको दिखाई दे एक्स आई में और यू आई में, वो क्या हो? 0 हो अगेन। आर यू गेटिंग मी और नॉट? है ना? सो देखो, अब इस केस में अगर आप ये दोनों के दोनों इक्वेशन लेके चलेंगे तो आपको आपके ओएलएस के जो एस्टिमेटर हैं वो इनकंसिस्टेंट और बायस कैसे होते हुए दिखाई देंगे, इस बारे में समझते हैं हम, राइट? तो देखो, यहां पे जब आप एक पर्टिकुलर डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, डायग्राम में ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व था जिसको इनकम भी बोल देते हैं आप, है ना, और ये पर्टिकुलर जो है ये आपका कंजम्पशन है, ठीक है, एट टाइम पीरियड टी। अब एक चीज देखो, अगर आपका कंजम्पशन इंक्रीज होता है, अगर आपका कंजम्पशन में चेंज होता है किसी भी तरह का, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो अल्टीमेटली किस में इंक्रीज और डिक्रीज होगा? इनकम में इंक्रीज और डिक्रीज होगा। लेकिन कंजम्पशन इक्वेशन क्या कह रही है? कंजम्पशन इक्वेशन कह रही है कि ये जो है, अगर सिंगल इक्वेशन को आप एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हो ओएलएस की हेल्प से, तो अल्टीमेटली ये दोनों के दोनों जो है आपस में क्या होने चाहिए? मींस ये एक्सोजीनियस होना चाहिए और ये एंडोजीनियस होना चाहिए। लेकिन यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है जब आप दोनों इक्वेशन को साथ में लेके चल रहे हैं, कि बोथ आर जॉइंटली डिटरमाइंड। ये दोनों की दोनों जो टर्म है ये क्या है? जॉइंटली डिटरमाइन आपको होती हुई दिखाई दे रही। इट मींस कि अगर इनकम में चेंज हो रहा है तो कंजम्पशन में चेंज होगा, लेकिन अगर कंजम्पशन में चेंज हो रहा है तो अगेन किस में चेंज हो रहा है? इनकम में चेंज हो रहा है। तो यहां पे आप एक सिंगल इक्वेशन को सोल्व करके आपके जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है उसको एस्टिमेट अगर कर रहे हो, तो वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट इनकंसिस्टेंट आएंगे, बायस्ड आएंगे। आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को साथ में लेके जाके सोल्व करना पड़ेगा, राइट? तो इट मींस कि जैसे आपने देखो कुछ चेंज किया आपकी इनकम में, मींस सी टी प्लस आई टी आपने करा, तो आपका इनकम इंक्रीज हो गया ना, यहां से यहां पे आपका जो इनकम लेवल है वो इंक्रीज हो गया, और जैसे इनकम लेवल इंक्रीज हुआ वैसे कंजम्पशन फिर क्या हुआ? इंक्रीज हो गया, है ना? एंड इट मींस कि दीज बोथ वेरिएबल्स आर जॉइंटली डिटरमाइंड। और ऐसे केस में ओएलएस का हम हेल्प नहीं ले सकते हमारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट को एस्टिमेट करने के लिए। अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ेगा? साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल का हेल्प लेना पड़ेगा। कोई डाउट है कि इसको तो पूछ सकता है एनीवन? राइट? सो सिंपल सी बात यही है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो अजम्पशंस हम लेके चलते हैं ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर के अंदर, वो अजम्पशन आपको वायलेट होती हुई दिखाई देती है अगर आप सिंगल इक्वेशन के साथ आपके रिग्रेशन कोएफिशिएंट को एस्टिमेट करते हैं। इस वजह से हमें साइमल्टेनियसली जो है वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट को एस्टिमेट करना होता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन लेके, राइट? और यही हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे कि इसको कैसे किया जा सकता है। स्टार्टा की हेल्प से भी करेंगे, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल को साथ में लेके चलेंगे, राइट? ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।